22 स्टेट एंड 2 यूटीज। इसने 22 राज्यों राज्यसभा सीट्स का निर्धारण वो करता है, संसद करता है, डिलिमिटेशन नहीं करता। अगर करता तो मैं यहाँ पे लिखवा देता, वो सीधा किसमें होता है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, हाँ, इसने 22 राज्यों व 2 यूटी का किया। अब जिनका नहीं, हाँ लिखो, इसने 6 राज्यों का परिसीमन नहीं किया। इट डिड नॉट डिलिमिट इट डिड नॉट डिलिमिट इट डिड नॉट डिलिमिट 6 स्टेट्स। इसने 6 राज्यों का परिसीमन नहीं किया। इट डिड नॉट डिलिमिट 6 स्टेट्स। 6 स्टेट, 6 राज्यों का परिसीमन नहीं किया। ठीक है, तो नाम लिख लो 6 के, अभी लिखने की जरूरत नहीं। कितनों का नहीं किया, 6 का। कौन कौन से, डिलिमिटेशन का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा विधानसभा का ध्यान रखता है बस। 6 राज्य लिखने हैं। नहीं, टाइम थोड़ी है, जितने दिन में काम करके दे दे, काम है, करना है इसको। ठीक है, लिख लो, अगला लिख लो, वर्तमान में आरक्षित सीटों की संख्या। अगला, प्रेजेंटली रिजर्व सीट्स, इसी ने दी है सिफारिश, चौथे परिसीमन आयोग में। वर्तमान में आरक्षित सीटों की संख्या, ये तो भारत में और राजस्थान में 4 और 3। ठीक है, 4 3 और 84 और, तो ये। अब देखो बात है कि भाई अब 2026 2 साल बाद आने वाला है, और अब वापस होगा बंदरबाट। अब क्या होगा कि भाई सीटें बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि लगभग राजस्थान में 18 लाख मतदाताओं पर एक एमपी है। राजस्थान हो गया, राजस्थान में लगभग 15 लाख है। यूपी में ये 18 से 20 लाख जा चुका है आंकड़ा। यूपी में कई जगह 20 लाख के ऊपर एक क्या है, 20 लाख मतदाताओं पर एक एवरेज है। जैसे अपने भी 20-20 लाख वोट हैं, केरला के अंदर 12 लाख वोटर्स पर ही एक एमपी है। केरला में क्या है, 12 लाख पर एक है। तो अब ये बंदरबाट ही होनी है। अब अगर सीटें बढ़ाई गई तो फिर से साउथ इंडिया वाला क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो अब ये 2026 के अंदर सब कुछ होने वाला है। कैसे होता है, क्या होता है, ये भविष्य के गर्भ में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर का, अब आपको पता ही भाई इनके परिसीमन क्यों नहीं हुए, ट्राइबल एरियाज की वजह से इनमें सब में प्रॉब्लम चल रही थी। जम्मू कश्मीर को सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 370 का मतलब ही यही था कि वहां पे वहां की राज्य सरकार अनुमति देगी तो ही संसद के कानून लागू हो सकते हैं, और वहां के विधानसभा ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, तो उनका परिसीमन नहीं हुआ था। तो अब 2020 के अंदर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई आयोग का गठन किया गया। क्या बनाया गया, रंजना प्रकाश देसाई कमीशन बनाया गया, और इसने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, डिलिमिटेशन का कार्य किया। और अब डिलिमिटेशन किया है ना, वहां पे SC ST के लिए सीटों का निर्धारण किया गया। पहली बार ही हुआ है, उससे पहले रिजर्व नहीं थी वहां पे सीटें। और 90 सीटें बनाई है ना, नहीं, जम्मू में 43 और वहां पे 47, ये सब काम इसके लिए अब एक्ट नहीं बना कोई भी।
जबकि साफ साफ लिख रखा है परिसीमन किसके आधार पे बनता है, एक्ट के। तो ये कह दिया कि भाई उसका जो काम अधूरा था वही किया गया है, इसको चौथे परिसीमन आयोग का ही क्या माना गया, हिस्सा माना गया। अब जस्टिस कुलदीप सिंह तो रहे नहीं, ये तो उनको ले आते, तो उनकी जगह किसको, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। तो बस एक स्टार मार करके लिख दो, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई डिड, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई डिड डिलिमिटेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। 2020 में और 22 में सिफारिशें दी थी इन्होंने, दिसंबर 2020 में बन गया था ये, जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये बस एक लाइन ध्यान रख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं। अब देखो, अब इसके बाद में है आर्टिकल 83। इसके बाद में क्या आर्टिकल, संसद के सदन का कार्यकाल। संसद का क्या है, अब लोकसभा का कार्यकाल कितना बचा है, लगभग 10 महीने का। कितना बचा है, 10 महीने का बचा हुआ है। लेकिन ये बचा हुआ 10 महीने का नहीं रहेगा, ये अधिकतम कितना रह सकता है, 6 माह। यानी कि जुलाई में मान लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी के अंदर लोकसभा भंग हो जाएगी, तब लोकसभा के नए चुनाव कराने ही पड़ेंगे। जिस दिन आपातकाल खत्म हो रहा है उस दिन से बढ़ा हुआ कार्यकाल अधिकतम कितना रह सकता है, 6 महीने तक मैक्सिमम में। पल्ले पड़ गया, ठीक है। तो भाई संसद के सदनों का कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, उसमें सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, वो स्थायी सदन है। उसके बाद में इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद में फिर कितनी भी। लेकिन ये जब बढ़ा हुआ कार्यकाल है, इस दौरान जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाने पड़ेंगे, लोकसभा 6 महीने में भंग हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने भी 1 साल बढ़ाया, फिर जब दोबारा 1 साल बढ़ाया तब फिर 2-1 महीने ही चला था। इमरजेंसी कितने महीने चली, 2-1 महीने, तो फिर पूरा वो मतलब 2 साल पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, चुनाव करवाने पड़े थे पहले 6 महीने। ठीक है, लिखो आर्टिकल 83, संसद के सदनों का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के सदनों का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, टर्म ऑफ लोकसभा 5 इयर्स, 5 इयर्स। ठीक है,
इसके बाद में राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी, ये अपन देख ही चुके हैं कि भाई जब अगर बहुमत नहीं है किसी के पास तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत बार भंग हुई है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपका आज का कार्यकाल कितने बजे तक है? 7 बजे तक सर। ठीक है, कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म। उसके बाद में अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष द्वारा, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम, 1 वर्ष द्वारा कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। इसके ब्रैकेट में लिख लो, आपातकाल समाप्त होने पर, आपातकाल समाप्त होने पर ब्रैकेट में कैन नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर मोर देन, आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से, आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। can't be increased for more than 6 months, more than 6 months after emergency is revoked, after emergency is revoked होने पर 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिख लो इसका, भले ही इसको एग्जाम्पल के लो कैसे भी। अभी तक लोकसभा का कार्यकाल, टिल नाउ टर्म ऑफ लोकसभा हैज बीन इंक्रीज्ड, अभी तक लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1976 77, 2 बार। टिल नाउ टर्म ऑफ लोकसभा हैज बीन इंक्रीज्ड ट्वाइस, इंक्रीज्ड ट्वाइस इन 1976 77, 76 77 में बढ़ाया गया था, 2 बार 76 77 में बढ़ाया। ठीक है, क्या लिख लो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा ऐसा परमानेंट हाउस। ठीक है, ये क्या, एक स्थायी सदन। अब देखो इसके बाद में क्या है, आर्टिकल 84 में दे रखी है योग्यताएं कि कौन संसद का सदस्य बन सकता है। क्वालिफिकेशन, पहली सीधी सीधी क्वालिफिकेशन तो क्या है, भारत का नागरिक। ठीक है, दूसरा लोकसभा के लिए दे रखी है 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा के लिए दे रखी है 30 वर्ष की आयु। अब जैसे उसमें तो उम्र क्या थी, 35 साल थी। अब को ये मत समझ लेना यहाँ तो लोकसभा की उम्र 25 है, राष्ट्रपति को कितने में बना रहे हैं, 35 में, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भारत का नागरिक लोकसभा में 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु। और उसके बाद में भारत में कहीं भी मतदाता सूची में क्या हो, नाम, मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट के अंदर इसका नाम होना चाहिए, पूरे देश में कहीं भी हो। देख लो राहुल गांधी जी का वोटर लिस्ट में नाम, दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं वायनाड से, रायबरेली से, अमेठी से। मोदी जी का गांधीनगर में, कहां चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से। ऐसा होता है। पहले राज्यसभा के लिए नियम अलग थे, पहले राज्यसभा के लिए नियम थे कि भाई जिस राज्य के हो, जिस राज्य का मूल निवास बना हुआ है, उसी राज्य से आप क्या लड़ सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो।
ठीक है, जिस राज्य के आप हो उसी से क्या लड़ सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। तो ऐसे होता था। अब मनमोहन सिंह जी को मंत्री बनाना था उस टाइम पे, मनमोहन सिंह जी को क्या बनाना था, मंत्री। मंत्री बना दिया, 6 महीने में क्या करना है, सदस्य बनना है। अब वो लोकसभा तो कोई चुनाव नहीं हो रहे थे, राज्यसभा में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब राज्यसभा की सीट खाली हो रही थी असम की। किसकी खाली हो रही थी, असम की। तो फिर पता चला बाद में कि मनमोहन सिंह जी असम के निवासी, मतलब हाँ, उनका मूल निवास कहाँ का बना हुआ था, असम का। बन जाते हैं तो, बनते कि नहीं बनते, बन जाता है। असम का मूल निवास बन गया और वो असम के मूल निवासी हो गए और असम से वो चुनाव लड़े। अब ऐसे चलता था। तो फिर बाद में इनको लगा कि यार 91 में संविधान संशोधन से बदलाव किए, दल बदल और खूब सारी चीजें की ना, तब अपन लोगों को कहते हैं लोग फर्जी आईडिया बना रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी बना रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। यहाँ तो खुद सरकार बना रही, कम से कम इतनी तो धूड़ खाई जाए कि अपने तो कम से कम नियम, मतलब होता है ना, खुले आम धोखाधड़ी कैसे की जाए। अब मनमोहन सिंह जी कहाँ के निवासी लगते हैं, बोली नहीं आती, असम के जिलों के नाम नहीं पता होंगे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, और उनको वहां का क्या घोषित कर दिया, क्या है, राशन कार्ड ही तो बनवाना है, बनवा दिया। तो फिर लगा यार अपन ही फर्जी बनवाएंगे तो फिर अपन लोगों को कैसे रोकेंगे। तो फिर ये हुआ कि भाई इस क्लॉज को हटाया जाए और जो लोकसभा वाला है वही किसमें कर दो, राज्यसभा, कि जिसका मतदाता सूची में नाम है वो योग्यता रखता है चुनाव लड़ने की। 84 में क्या दे रखी है, योग्यता, लिख लो, 4 ही है सांसदों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। संसद के सदन के सत्र, आर्टिकल 85, सत्र, सेशन। सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखो सत्र का मतलब क्या है कि जैसे आपके भी तो सत्र ही चलते हैं। अभी तुम 22 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टियों से आए थे और तुम 28 तारीख तक, 28 क्या, अक्टूबर तक तुम्हारे एक सत्र चला, फिर तुम्हारे सत्र अवसान हो जाएगा 28 तारीख को, फिर तुम दिवाली की छुट्टियों पे जाओगे, फिर 4 नवंबर से लेके और जब तक होली तक, होली तक तुम्हारे क्या चलेगा, अगला सत्र चलेगा। फिर होली की छुट्टियां होगी, होली की छुट्टियों से लेकर के फिर अगली रक्षाबंधन तक एक सत्र चलेगा। तो कितने सत्र चलते हैं, 3 है। मकर संक्रांति होती कहाँ की छुट्टी, ठीक है। तो ऐसे ना 3 सत्र, अरे समझ रहे हो क्या, ऐसे कैसे लोकसभा और राज्यसभा संसद के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र। सत्र बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। आहूत करने का राष्ट्रपति का, अवसान करने का राष्ट्रपति का, सम्मन और प्रोरोग दोनों करता है। अब ये तो हो गए सत्र बुला लिया, अब ये इनका निर्धारण किसने किया है स्प्रिंग बोर्ड में, दिलीप सर ने। छुट्टियों का निर्धारण कौन करता है, दिलीप सर करता है, करते हैं, और राष्ट्रपति करता है, बस निकल गया, सॉरी, मतलब ठीक है, क्या करते हैं, दिलीप सर करते हैं। निर्धारण कौन करते हैं, दिलीप सर। और उसके बाद में रोज क्लास, कौन सी क्लास कहाँ लगेगी, कितनी बजे छुट्टी करनी है, नवीन सर। कौन करता है, नवीन सर करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके। तो वैसे के वैसे कि देश में सत्र बुलाने का काम, संसद का सत्र बुलाने और आहूत करने और अवसान करने का काम तो किसका है, राष्ट्रपति का है। लेकिन रोज की कार्रवाई कि बस आज 7 बजे तक पढ़ेंगे, आज रात को 9 बजे तक पढ़ेंगे, आज 5 बजे तक पढ़ेंगे, ये निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कहते माननीय, माननीय स्टॉप, ऐसे करते हैं। ओम बिरला जी देखा कभी, माननीय 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 माननीय, बैठिए माननीय, स्टॉप माननीय स्टॉप। हाँ, तो उनका पेटेंट डायलॉग है। तो उस तरीके से सत्र है। अरे रुको मैं ढूंढता हूँ फिर दिखाता हूँ, ऐसे मिलेगी नहीं वो, ऐसे इतना आजकल नहीं है, पहले की पुरानी 1-2 है। रुको, सत्र कितने सत्र हैं, 3। अब देखो 2 सत्रों के बीच में संविधान की मान्यता क्या है, हाँ, तो उनका
पेटेंट डायलॉग है, तो उस तरीके से सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सत्र। सत्र बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। आहूत करने का राष्ट्रपति का, अवसान करने का राष्ट्रपति का। सम्मन और प्रोरोग दोनों करता है। अब ये तो हो गए सत्र बुला लिया। अब ये इनका निर्धारण किसने किया है स्प्रिंग बोर्ड में? दिलीप सर ने। छुट्टियों का निर्धारण कौन करता है? दिलीप सर करता है, करते हैं, और राष्ट्रपति करता है, बस निकल गया, सॉरी, मतलब ठीक है, क्या करते हैं? दिलीप सर करते हैं। निर्धारण कौन करते हैं? दिलीप सर। और उसके बाद में रोज क्लास, कौन सी क्लास कहाँ लगेगी, कितनी बजे छुट्टी करनी है, नवीन सर। कौन करता है? नवीन सर करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके। तो वैसे के वैसे कि देश में सत्र बुलाने का काम, संसद का सत्र बुलाने और आहूत करने और अवसान करने का काम तो किसका है? राष्ट्रपति का है। लेकिन 2 सत्र के बीच में कितना गैप? 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो संवैधानिक संकट है, संविधान का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वो देखो कि भाई, इस बार मैंने हरियाणा वाला एग्जांपल दिया था क्या? नहीं दिया। अभी देखो, हरियाणा में 12 मार्च 2024 को आखिरी सत्र हुआ था, ठीक है, 12 मार्च 2024। अब इन्होंने मानसून वाला बुलाया नहीं सत्र, क्योंकि इनके क्या गड़बड़ हो रखी थी। खट्टर रिजाइन कर चुके थे, खट्टर साहब, नए सीएम आ गए थे, 2-3 जने इधर उधर हो गए थे, तो ये था कि कहीं अविश्वास प्रस्ताव ले आया विपक्ष तो हालत खराब हो जाएगी, मेजोरिटी प्रूव होगी या नहीं होगी। तो जब तक सत्र नहीं बुलाओगे 6 महीने तक काम चल जाएगा। अब सत्र कब बुलाना है? तीसरा महीना है, 90 महीने, यानी 12 सितंबर। 12 सितंबर से पहले पहले क्या बुलाना पड़ेगा? सत्र बुलाना पड़ेगा। अब उससे पहले ही यहाँ पे 4 सितंबर को क्या अनाउंस हो गए? इलेक्शन अनाउंस हो गए। 6 महीने होने वाले थे, सत्र नहीं बुलाया। 12 तारीख हो गई थी और सत्र बुलाया नहीं गया है। 6 महीने पूरे हो जाते, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। तो 11 तारीख को राज्यपाल ने क्या कर दिया? विधानसभा को भंग कर दिया। अब भंग कर दिया तो फिर सत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दिन पहले इसलिए भंग करना पड़ा था, नहीं तो क्या हो जाता? संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। और संवैधानिक संकट है मतलब राज्य में संविधान विफल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाता, ठीक है। इस वजह से तो 2 सत्रों के बीच में कितना गैप? 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। लिखो। और जब चाहे तब क्या बुला सकते हैं? विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, नारी बंधन अधिनियम आया था पिछले साल, तो विशेष सत्र बुलाया गया था। कभी मर्जी होती है ना, जैसे मैंने बताया ना, केजरीवाल साहब तो हाँ, कुछ भी बोलना होता है आजकल मीडिया में तो बोलते नहीं, क्या बुलाते हैं उसके लिए? सत्र बुलाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में अब नहीं आएगा, महाराष्ट्र में तो इलेक्शन अनाउंस हो गए 25 को। कंप्लीट हो रहा है, हाँ, तो 2 दिन पहले बन जाएगी वो तो।
हाँ नहीं नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने देखा नहीं। हाँ न्यूज में आ रहा था। हाँ हाँ, उनके लेट हुए हैं इस बार चुनाव तो इसलिए। हाँ टेम्परेचर बढ़ा ना, इसी का टेम्परेचर बढ़ा तो महाराष्ट्र का। कल ही तो इलेक्शन अनाउंस हुआ, न्यूज पढ़ने का मौका नहीं मिला। 22-23 छुट्टी तो होगी, नहीं होगी इस बार सीटी कोई छुट्टी। नहीं, बहुमत होने के कारण आज कक्षा को समय से पहले बंद कर दी जाए। बंद नहीं, स्थगित होती है वो, बंद नहीं होती। बयालीस, अरे रुको, गड़ कहीं लिख लिया। हाँ ये तो लिखते रहो भले, किसी को डाउट आया कि भाई 42वां संविधान संशोधन तो कब किया था, 1976 में किया था, द्वारा 1971 की 71 की निश्चित कर दी गई तो संशोधन, तो ये कार्य कर देते। अब बात ये है कि 1971 में तो जनगणना के आंकड़े आए, 72 में जब परिसीमन के लिए एक्ट बनाया तब विरोध हुआ, ठीक है। तो परिसीमन फिर एक साल बाद 73 में बना, विरोध हुआ तब। 62 में विरोध हुआ था लेकिन वो टाल दिया 73 में। अब जब यहाँ पे कहा कि रुक जाओ, एक काम करो, तुम्हारे लिए क्या करते हैं, उस टाइम में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, वो किसी की नहीं सुनती थी, सीधी सी बात है। तो राज्य में सुनेगी क्या वो, नहीं। लेकिन जब विरोध होने लगा, रही लगा गड़बड़ ज्यादा हो सकती है, तो फिर 76 आते आते कहा कि ठीक है साहब, इसको फिक्स कर दिया है, इसके बाद में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से था। लिखो, सत्र आहूत और सत्रावसान कर सकता है। द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, किसी भी सदन के दो सत्रों के मध्य देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 6 months, देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 6 months बिटवीन एनी टू सेशंस। किसी भी सदन के दो सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। There should not be a gap of 6 months between any two sessions. Any two sessions. Any two sessions. अगला, वर्तमान में 3 नियमित सत्र बुलाए जाते हैं। At present there are usually 3 sessions of the parliament. वर्तमान में 3 नियमित सत्र बुलाए जाते हैं। At present there are usually 3 sessions of parliament. 3 sessions of parliament. पहला, बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट, मानसून, विंटर। बजट, मानसून, शीतकालीन। बजट, मानसून, विंटर। उसके बाद में नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त स्पेशल सेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। इसके अतिरिक्त विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में 86, राष्ट्रपति संसद के अंदर, संसद के सदन में संदेश भेज सकता है और अभिभाषण। और 87 में क्या है, विशेष अभिभाषण। कब कब देता है विशेष अभिभाषण, हाँ, आम चुनावों के बाद और प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के पहले दिन। आर्टिकल 86। अब अभिभाषण का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ पढ़ता है। अरे अभिभाषण का मतलब बता रखा है ना, क्या करता है, लिखा हुआ पढ़ता है, एड्रेस। 86। ये तीनों तो दे ही रखे हैं संविधान क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है। द प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू
पार्लियामेंट एंड संसद में संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है। एंड एड्रेस ऑल्सो। में अगला लिखो, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। लो, अब ये शब्द ध्यान रखना, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संवेद रूप से, संवेद ही लिखना है इसमें, आगे मतलब बताऊंगा। असेंबली, ये क्वेश्चन ऐसे टिपिकली पूछा हुआ है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लिखो, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संवेद रूप से बिठाकर, संवेद मतलब दोनों इकट्ठा बिठा करके, एक होता है संयुक्त बैठक, एक होता है संवेद, संवेद मतलब असेंबली, यही शब्द लिख रखा है बेयर एक्ट। प्रेसिडेंट कैन स्पेशली एड्रेस इन द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संवेद रूप से बिठाकर, संवेद रूप से बिठाकर विशेष अभिभाषण दे सकता है, कैन स्पेशली एड्रेस इन द पार्लियामेंट बाय असेंबलिंग बोथ हाउसेस टुगेदर। अलग है जॉइंट सिटिंग से, जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में दे सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा के आम चुनावों के बाद, लोकसभा के आम चुनावों के बाद नेक्स्ट, लोकसभा के आम चुनावों के बाद, आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड ड्यूरिंग फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष पहले सत्र में, प्रतिवर्ष पहले सत्र में है नहीं हुआ बहुत, अरे ये तो सब पढ़े हुए हैं, इनमें क्या है, कुछ नहीं। हाँ चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब देखो इसके बाद में 80 कुछ नहीं, महाधिवक्ता पढ़ा था, वो सदन की, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संसदीय समितियों में भाग ले सकता है, लेकिन क्या मतदान कर सकता है? नहीं कर सकता। अब जो मंत्री है ना, मंत्री भी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मंत्री जो होता है, जैसे मान लो एक तो जेपी नड्डा है ना, जयशंकर है, एस जयशंकर विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर, और वो राज्यसभा के सदस्य हैं। वो किसके सदस्य हैं? राज्यसभा के सदस्य हैं। अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मान लो राहुल गांधी जी किसके सदस्य हैं? लोकसभा के। अब उन्होंने लोकसभा में कोई प्रश्न पूछ लिया चाइना से संबंधित, तो जवाब देने कौन आएगा? एस जयशंकर। कहाँ आना पड़ेगा? लोकसभा। सदस्य कहाँ के हैं? इसका मतलब है राज्यसभा का सदस्य, लेकिन कार्रवाई में, लोकसभा की कार्रवाई में भाग क्यों ले रहा है? मंत्री। लेकिन अब लोकसभा में आए हुए हैं कि चलो चाय पकौड़ी खा के जाएंगे, ठीक है, सब चाय पानी पी लो। अब पता चला कि लोकसभा में किसी बिल पे मतदान हो रहा है, एस जयशंकर भी, हाँ मेरा भी गिन लो, नहीं, इस आधार पे वो वोट, आर्टिकल 88, मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। महान्यायवादी संसदीय समितियों तक का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। वैसे मंत्री नहीं बनते हैं जनरली, क्यों नहीं बनते हैं वो आगे देखिए, ठीक है। आर्टिकल 88, मंत्री व महान्यायवादी दोनों, मैं ओम बिरला जी क्लिप ढूंढता हूँ बढ़िया सी, है क्या? नहीं नहीं, अरे नहीं, वो स्टॉप बढ़िया बोलते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। स्टॉप मानिए, स्टॉप,
किस पे आपत्ति जो सलामत दिया चलिए शशि जरूर। पुराने वीडियो ठीक है, अब तो आजकल थोड़ा ये माहौल अजीब सा हो गया। तो मतलब नहीं। हाँ, सम्मन और प्रोरोग, डिसॉल्व का अच्छा सम्मन का मतलब है बुलाना। आपको किसी ने सम्मन किया है, समन का मतलब क्या होता है? बुलाना। प्रोरोग का मतलब है खत्म करना। क्या? हाँ, कोर्ट समन कर रहा है, आपको बुला रहा है। डिसोल्यूशन, डिसॉल्व का मीनिंग खत्म, टाटा बाय बाय, भंग कर दिया गया है। ठीक है, अब तुम लोग इस सदन में कभी भी नहीं आओगे, खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म। प्रोरोग का मतलब होता है उस समय के लिए उसको खत्म करना। न्यूज में सुना, न्याय की पेवी की आंखों की। हाँ हाँ भाई, अब कानून, हाँ भाई अब कानून अंधा नहीं है। अब ये अंधा कानून जैसी मूवियां बननी बंद हो गई है, बंद हो जाएगी। मतलब अब भारत में क्या नहीं है, कानून अंधा है। अब देखो ये विशुद्ध रूप से वो स्टेप मुझे पर्सनली लगता है, बाकी देखो अवमानना हो जाएगी, जेल हो जाएगी मेरे को, तो ऐसा कुछ बोल दूंगा तो। लेकिन ये नहीं, ये सर कब सुबह दिलीप सर के ऑफिस में मिलते हैं? क्यों भाई? है अच्छा। वैसे बोल दिया मैंने इसलिए। हाँ, दिलीप सर का। ये ठीक था वैसे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें? हाँ, अंधा कानून नहीं है। देखो यार, अब हर व्यक्ति ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मतलब जो यूं थोड़े पॉपुलिस्ट टाइप के, कि वो चाहते हैं इतिहास में उनका नाम अमर हो। डीवाई चंद्रचूड़ ने यही किया है। अब जब जब वो न्याय की देवी दिखाई देगी, तो उस पर लोगों को याद आएगा कभी इसकी आंखों पे क्या होती थी, पट्टी। और इस पट्टी को उतारने का काम किसने किया? डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। अब डीवाई चंद्रचूड़ की मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो भी रिटायर होना नहीं चाहते हैं। थोड़े होता है ना भाई, मतलब एम्बिशियस इस इंसान है, अच्छी बात है, एम्बिशियस होना चाहिए। इसलिए अक्सर वो स्टेटमेंट देते हैं कि ये कोई रिटायरमेंट की उम्र है क्या? 65 साल के लगते तो नहीं है, उनकी 65 साल उम्र है। आपको पता है हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पता है ना? और जहां पे भी इंडिपेंडेंट न्यायपालिका होती है, जैसे अमेरिका में, हमने अमेरिका से न्यायपालिका ली है, अमेरिका में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं। अमेरिका में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। इनफैक्ट हमारा संविधान भी न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की कोई समय सीमा या उम्र बताता नहीं है। ये तो हमारे, ये लिख लिया ना, हमारे संसद ने लोअर कोर्ट की 60 कर रखी है, हाई कोर्ट की 62 कर रखी है, और सुप्रीम कोर्ट की 65 कर रखी है। अक्सर डीवाई चंद्रचूड़ स्टेटमेंट देते हैं कि वो क्या है एक्चुअली, स्वतंत्र न्यायपालिका में जजों के रिटायरमेंट की कोई उम्र, वो तो मुझे लग रहा था, ये तो अब नहीं कर रहे, बाकी मुझे पहले तो फीलिंग आ रही थी ये एक करेंगे, ये कोई एक होता है ना, रिट पिटीशन लाएंगे, रिट पिटीशन आएगी और स्वतंत्र न्यायपालिका के नाम पे कह देंगे जजेस की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है। वो तो फिर यूं लग रहा थोड़ा ओवर हो जाएगा, इसलिए इन्होंने रुक गए और यहीं तक सीमित कर लिया कि चलो आंखों की पट्टी तो हटा दी जाए। नहीं मतलब इससे ठीक है, अच्छी बात है, चीजें अम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट है नहीं। ये विशुद्ध रूप से किसका प्रतीक है कि भाई ये पट्टी हटाई किसने? डीवाई चंद्रचूड़ ने। आज से 100 साल बाद भी अगर कोई पॉलिटी पढ़ेगा, कोई फैक्चुअल डेटा पढ़ेगा, तो ये क्वेश्चन में जजों जो होता है ना भाई, आरजेएस वारजेएस और इनकी तैयारियां करेंगे, तो उनके जो फैक्चुअल डेटा में आएगा कि ये पट्टी किस दिन उतरी और किसने हटाई, तो किसने हटाई। बाकी तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस तो इसका बहुत ज्यादा मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा है, बाकी हो तो आगे भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन ये एक उस तरीके की डिसीजन होता है ना पॉपुलिस्ट, भाई हमें पॉपुलिस्ट डिसीजन, ठीक है। तो ये हो गया 65 वर्ष।
अब देखो, अब अपने को पढ़ना है लोकसभा का अध्यक्ष। थोड़ा सा पढ़ेंगे, नहीं नहीं बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो, अरे मेरी बात सुनो, लोकसभा का देखो मेरी बात सुनो, आर्टिकल 89 से और 96 ये एक साथ चलते हैं। ये क्या है? एक साथ चलते हैं। जैसे इधर, अरे बात नहीं, 89, 90, 91 और 92 ये तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, और ये 93, 94, 95 और 96 ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये 8 आर्टिकल एक साथ कवर होते हैं, ठीक है। अब एक साथ होते हैं ना, तो इसके लिए पहले इनको पढ़ने से पहले अपन उनकी बेसिक बातें पढ़ते हैं, और वो बेसिक बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो एक ही एक चीज सुनते हैं ना। आज सिर्फ मैं 2 चीज बताऊंगा उसकी, एक तो इतिहास और एक कार्यकाल, ठीक है। नहीं तुम खुद, मैं बताता हूँ, अगर तुम देखोगे ना, यहाँ से लोकसभा का अध्यक्ष शुरू हो रहा है, चल रहा है, उसकी शक्तियां चल रही है, हटाना अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, पैनल, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, ये बहुत बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए फिर आर्टिकल आते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतिहास और उसका कार्यकाल 2 चीजें बताऊंगा, ठीक है, ताकि फिर, नहीं तो कल तुम्हारे लिए बोरियत होगी उसमें उसमें सिर्फ बातें, मेरे लिए भी तो हो जाती है, मैं भी कोई ढंग की बात नहीं बताऊं तब तक मेरे को मजा नहीं आता। तो लोकसभा का अध्यक्ष, अरे कोई ढंग, कुछ समझाने जैसी चीजें आए ना तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यहाँ कोई ढंग की बात बता रहा हूँ। अब इनमें तो क्या है कि ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष का पद भारत में पहली बार कब आया? तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये है कि भाई ये पद सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लाया गया। कब लाया गया? 1919 से लाया गया। और इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया। अध्यक्ष का पद क्या किया गया? सृजित। और फेडरिक व्हाइट पहले क्या बने? लोकसभा के अध्यक्ष बने। निम्न सदन कहा जाता था, और निम्न सदन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? फेडरिक व्हाइट को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। याद आया? सिन्हा। इसी कारण इन्हें वरिष्ठतम कहा गया था। इसी कारण इन्हें क्या कहा था? वरिष्ठतम कहा था, ठीक है। उसके बाद में जब चुनाव हुए, उसके बाद में 1925 में पहले भारतीय अध्यक्ष बने विट्ठल भाई पटेल। कौन बने? विट्ठल भाई, वल्लभ भाई मत कर देना बस इसको, विट्ठल भाई पटेल, भाई थे उनके लेकिन विट्ठल भाई पटेल 1925 में। और उसके बाद में पहले कौन बने? जीवी मावलंकर, विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब जीवी मावलंकर। और उसके बाद में भी कौन बने थे? तो जीवी मावलंकर ही बने थे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1919 के अधिनियम से आया। सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? फेडरिक व्हाइट। उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। और आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद में तो जीवी मावलंकर। लिखो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लिखो लिखो। है? नहीं नहीं नहीं, 2 चीजें, लोकसभा अध्यक्ष लिखो। आर्टिकल नहीं लिखना इसमें, अब बिना आर्टिकल की चीजें चलेगी। लिखना शुरू कर दिया क्या? सीधा लिख लो, भारत सरकार अधिनियम 1919 से पद सृजित किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1919 से पद सृजित किया गया? हाँ। पोस्ट वॉज established by Government of India Act 1919. पोस्ट was established by, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की किसकी पोस्ट? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 से पद सृजित किया गया। उसके बाद में हाँ इंग्लिश में पोस्ट वॉज क्रिएटेड, पोस्ट वॉज स्टेब्लिश या क्रिएटेड एक ही बात, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब पहला लोकसभा अध्यक्ष लिख लो फेडरिक वाइट, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, पहला लोकसभा अध्यक्ष फेडरिक वाइट। अभी फेडरिक वाइट लिखना नहीं आ रहा दे फेडरिक वाइट, फेडरिक वाइट, फेडरिक वाइट 1921 फेडरिक वाइट। उसके बाद में इसी के नीचे लिख लो 1921 में पहले उपाध्यक्ष, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर फेडरिक वाइट 1921। प्रथम उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, उसके बाद में 1925 में विठल भाई पटेल, प्रथम विठल भाई पटेल was elected, विठल भाई पटेल was elected first Indian, विठल भाई पटेल was elected first Indian speaker, प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष बने। अगला, आजादी के बाद जीवी मावलंकर was the first speaker, आजादी के बाद जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बने, जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। हाँ बहुत डिफरेंस होता है, उसके लिए आर्टिकल 118 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हालांकि पार्लियामेंट्री पैनल तो आगे बता दूंगा। अब देखो ये हो गया, अब कुछ नहीं, अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? सदन के सदस्य करते हैं। इस बार ओम बिरला जी वाला हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने क्या कहा था, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। के सुरेश को उम्मीदवार बनाने की बात की थी लेकिन बाद में नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था पता था? 272 उनके पास हैं, अपने पास नहीं है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इन दोनों एक साथ ही, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का निर्वाचन होता है। इन दोनों का क्या होता है? निर्वाचन, इलेक्शन होता है। कौन करता है? तो सदन के लोकसभा के सदस्य करते हैं। ये अपने में से ही किसी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब उसको छोड़ो, इसको देखो, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। हाँ, इसका कार्यकाल होता है अगली लोकसभा की पहली बैठक तक। अब अगली लोकसभा की पहली बैठक मान लो सुबह 11 बजे है, तो ये 10 बजे हाथ जोड़ के, ठीक साहब अपना काम हो गया, मैं जा रहा हूं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसका कार्यकाल लोकसभा के साथ भंग नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा का पूरा पूरा सचिवालय है। लोकसभा में खूब सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा का अपना क्या है? एक सचिवालय। आर्टिकल 97 में दे रखा है लोकसभा खुद का क्या होगा? एक सचिवालय। जैसे राजस्थान का अपना क्या है? एक सचिवालय। अब इस सचिवालय का प्रमुख ही नहीं रहे,
तो काम होगा क्या? बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, पार्लियामेंट्री जैसे पैनल होता है, डेलीगेशन जाता है, विदेश जाता है, आता रहता है, खूब सारे काम होते हैं। तो उन परिस्थितियों में अध्यक्ष की हमेशा क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये अगली लोकसभा की पहली बैठक, क्योंकि उसके अंदर फिर नया लोकसभा का अध्यक्ष आ जाएगा, लेकिन तब तक यही अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, तो पहला तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका निर्वाचन सदस्य अपने में से ही करते हैं, और जहां पे कोई बहुमत नहीं लिखा होता वो ऑटोमेटिकली साधारण होता है। वो क्या होता है? साधारण, आराम से, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद में इसका कार्यकाल कब तक होता है? तो फर्स्ट टिल दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेक्स्ट लोकसभा। यही रात अंतिम, यही रात, इतना ही लिख पाऊंगा आज। अध्यक्ष का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ स्पीकर। अध्यक्ष का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ स्पीकर। अध्यक्ष का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ स्पीकर। मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा सदस्य अपने में से ही सर अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है, चयन नहीं होता है। ठीक है, चयन और निर्वाचन में फर्क है। देखो चयन क्या होता है, अब मान लो कल मैं लेट आऊं और मैं कह दूं तुम में से एक जन रिवाइज करा दो, और मैं बता दूं कि ये व्यक्ति क्या कराएगा? रिवीजन कराएगा। वो तो हो गया चयन। तुम अपने में से किसी एक को चुन लो कि भाई तू करा देना रिवीजन, वो होता है निर्वाचन। ठीक है सर, लग रहा है सर, अरे आप भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है हमारी, मेरा कहाँ का पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है रे? हैं? सर जस्टिस संजीव खन्ना एससी के, हाँ सरकार उनकी सिफारिश करती है। हाँ बिल्कुल, जस्टिस संजीव खन्ना, संजीव खन्ना के पिताजी जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए। चलो फिर ठीक है, कल मिलेंगे, थैंक यू।